नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज एक चिर परिचित आवाज, बेहद ताजी अजीज आवाज, मिठास लिए मोहब्बत लिए हम आपको मिलवा रहे हैं विविध भारती के पूर्व उद्घोषक कमल शर्मा जी से। कमल जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राशि जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार। ये स्टूडियो, ये साउंड प्रूफ दीवारें, ये माइक्रोफोन, ये टेबल, सब कुछ से आप बहुत परिचित हैं जी। बहुत लंबा समय यहाँ बीता है ना? और लोगों ने बहुत प्यार दिया है आपको, इसलिए कि आपके कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आते रहे हैं और आपके प्रेजेंटेशन, आपकी आवाज, आपका सब कुछ मुझे पता है। तो बस ये सफर हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी। वो जगह जहाँ आपकी पैदाइश है, रायपुर, छत्तीसगढ़। पैदाइश तो नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई लिखाई जरूर हुई। मेरे पिताजी की नौकरी कुछ ऐसी थी जैसे खाना बदोश होते हैं वैसे ही, कभी इस शहर उस शहर। सरकारी नौकरी में थे? सरकारी नौकरी में थे। तो पैदाइश तो मेरी पंजाब की है, मतलब भाषा से अगर मातृभाषा कहें तो पंजाबी है, लेकिन वो रंग कभी बहुत ज्यादा चढ़ नहीं पाया। हिंदी का और हिंदुस्तानी हम अपने आप को कहने में ज्यादा वो उद्घोषक होना था ना, कहीं का भी रंग नहीं चढ़ सकता। ये बात सही है। और फिर पढ़ाई लिखाई रायपुर में हुई, लेकिन बचपन बड़ा ही रोमांचक। जंगलों में काफी रहे हम लोग। जंगलों में कैसे? पिताजी की नौकरी ऐसी थी, वो यूनिट कहलाती थी। एक यूनिट, उसमें करीब समझ लीजिए कि 500 लोगों का परिवार, 500 लोगों की फैमिली। और वो हम लोग टेंटों में रहे हैं क्योंकि जंगल में घर मिलते नहीं थे। तो वो फॉरेस्ट सर्विस में थे क्या? नहीं, उनके डिपार्टमेंट का नाम था रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया। तो इसमें जो रेफ्यूजी आते थे उनके लिए जमीन, जंगलों को साफ करना, फिर जमीनें जो हैं उनको समतल करके वहां उनके लिए खेत उनको देती थी गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाद में मुझे ये लगा, और मैंने अपने फादर से भी कहा, कि जितनी जंगलों की हत्या आपके डिपार्टमेंट ने की है शायद किसी ने नहीं की। क्योंकि लगभग इस बिल्डिंग में इसकी छत की ऊंचाई जितना जो है, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, इसकी ऊंचाई के बराबर एक लोहे का पूरा गोला, और समझ लीजिए कि जिसकी एक कड़ी 40 किलो के आसपास, और ऐसी एक लंबी कड़ी हो, उसके बीच में गोला, और वो पूरे जंगल को धराशायी करता चला जा रहा है। तो पेड़ कैसे गिर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, ये मैंने देखा। और जब आपको इसकी तमीज आती कि जंगल और पेड़ आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, कितने जरूरी हैं, तब मुझे लगता है कि उस डिपार्टमेंट ने कितना बड़ा क्राइम किया। लेकिन शायद उस वक्त की ये जरूरत रही होगी। जी, ये भी है, बसाना था लोगों को, ये बात भी है ना? चलिए, आपने कहीं बताया कि आपके घर में शेर आ गए थे। ये वहीं एक जगह है मलकानगिरी, तो उड़ीसा में एक जगह है ये, और वहीं पर ये 2-3 बार हुआ। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी जो थे, वहाँ की जो कोऑपरेटिव कैंटीन थी, उसका हिसाब किताब देखते थे, और वो हिसाब कर रहे हैं। मैं और छोटा भाई जो है वो एक तख्तपोश लगा होता था, उस पर सोए हुए हैं, और वहां से शेर घुसा। तो वहां दूध नहीं मिलता था, तो सब बकरियां पालते थे। तो बकरी के बच्चों पर शायद उसकी निगाह रही होगी, और वो जब आया उसके बाद में उछला तो तख्त पलट गया। तो हम लोग उसके नीचे, तो हमारे फादर बड़े परेशान और लगे चिल्लाने, तो उनको लगा कि बच्चों को उठा के ले गया है। तो ये, और जिस स्कूल में हम जाते थे, और रोज अक्सर वहाँ के उसके फर्श पर खून के निशान हों और पंजों के निशान बने हुए हैं, तब तो बड़ा बिल्कुल ऐसा कुछ लगता नहीं था, क्योंकि हम स्कूल भी जंगल के रास्तों से होके जाते थे। हमारे बस्तों में वो जामुन, वो इमली और आंवला भरा होता था। और बाद में बड़े हुए तो फिर उसके बाद में, तो इसका मतलब है कि आपने जो शेर देखा था जी, तो आपने उसको आत्मसात किया, अपने भीतर बसाया, और उसके बाद जब आप बड़े हुए तो शेर व शायरी का शौक हुआ, और अपनी शेर व शायरी से आप लोगों को धराशायी कर देते, है ना, अपने अंदाज में। ये कितना हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इसकी तरफ रुझान तो था। रुझान कैसे हुआ? देखिए, मेरी माँ जो थी वो विदुषी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्हें एक अखबार निकलता था यहीं से, उसमें उनके आर्टिकल आते थे, और फिर उनके पत्र लगातार प्रसारित होते थे। तो बोलने के संस्कार मैं समझता हूँ कि माँ से मिले। और फिर थिएटर ज्वाइन किया, और उसके बाद में फिर कविताएं,
शुरू शुरू में जितने भी हम लोग होते हैं तो बड़ा शौक होता है। हमने भी कविताएं लिखी और वो संयोग से दिनमान के मुख पृष्ठ पर छपी, बहुत सारी पत्रिकाओं में छपी, मित्रों ने सराहा। फिर हमारे यहाँ रायपुर में एक आयोजन हम लोग हमेशा करते रहे पोस्टर कविता का, तो अपने कविताएं बना करके उनके पोस्टर लगाया करते थे। तो उसके ज़रिए फिर ये हुआ। तो फिर जब मैं थिएटर आया तो थिएटर ने दिमाग की बहुत सारी खिड़कियां खोली। आपको बहुत सारी चीज़ों की जो तमीज़ है वो शब्दों की है, भाषा की है, कला की, अब वहाँ से भी आई। हमारे मित्र बहुत अच्छे थे, तो वो अब तो वैसा नहीं है। शहरों में नहीं तो ठिये हुआ करते थे, शाम को दोस्तों की महफिल, हम सब साइकिलबाज हुआ करते थे और शहरों को अपने कदमों से नापते थे। और शाम को अभी रिहर्सल खत्म हो गई, वहीं आए या वहीं चाय वगैरह पिया करते थे। अब अच्छा बेरोजगार थे आधे से ज्यादा, तो सब एक दूसरे को बड़ी हेल्प किया करते थे उसमें। और वहाँ पर मित्रों की बहुत व्यक्तिगत चीजें, उन पर डिस्कशन तो होता ही था। साथ में जॉन-पॉल सार्त्र हैं, सत्यजीत रे हैं, ऋत्विक घटक हैं, उन पर भी बात हो रही। तो वो एक तरह से हमारा ट्रेनिंग स्कूल था। बिल्कुल, आपको जिंदगी की बहुत सारी बातें वहाँ से सीखने को मिलती हैं और हमने भी अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। घर में जो बातें हम अपने माता पिता से नहीं कह सकते, बड़े भाइयों से नहीं कह सकते, वो दोस्तों से आप कह लेते हैं। तो वो एक तरह से वहाँ से बहुत बड़ा सहयोग मिला अपने दोस्तों से। ये दोस्त आपके कॉलेज के थे या स्कूल के थे? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि छुट्टियाँ कैसी बीतती थी आपकी? कि छुट्टियों में हम, जैसे कि मैंने बताया, घर के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि बार बार हम लोग बाहर चले जाएं। और तो मैं ना अपने खिलौने खुद बनाया करता था। मुझे ना गत्ते के जो डिब्बे आते थे घर में, हम लोग फेंकते नहीं थे। इसके अलावा वो टिन के जो डब्बे आते थे, तो मैं कभी उससे एरोप्लेन या कभी कुछ और इस तरह के मॉडल बनाया करता था। और वो मैंने अपने स्कूल में गिफ्ट भी किए। तो एक तो ये होता था। और मुझे याद है कि हम लोग जब 9वीं में थे तो पहली बार घर में साइकिल आई और मुझे लगा कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया हमने। अच्छा। तो क्योंकि हमेशा पैदल ही चलते थे, तो साइकिल खूब चलाई अपने शहर को। अगर आपको जानना समझना है तो, और साइकिल व्यायाम भी बहुत अच्छा है, तो हमने साइकिल खूब चलाई। घर से यूनिवर्सिटी बहुत दूर हुआ करती थी। और तो ये, और फिर हमारे कुछ ना अखबार के दोस्त थे, रेडियो के, मैं कैजुअल अनाउंसर था, वहाँ के दोस्त थे। और ये कैजुअल अनाउंसर आप रायपुर में थे? जी। यहाँ जानना बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप अपनी माँ के लेखनी से बहुत प्रभावित थे, वो लिखती रहती थी, उनकी भाषा से प्रभावित थे। तो रेडियो से कनेक्शन कब बना, आकाशवाणी से कनेक्शन कब हुआ? वही थिएटर जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे, जयंत देशमुख, तो आजकल आर्ट डायरेक्टर हैं वो। तो मुझे याद है कि एक नाटक था, उसका नाम था जेब कतरा। तो उन दिनों महानिदेशक बने लीलाधर मंडलोई जी, बहुत बड़े कवि हैं, तो वो उन दिनों वहाँ ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और वो उस नाटक को प्रोड्यूस करने वाले थे। तो ये हमको ले गए वहाँ पर। अच्छा, वो क्या होता है कि आप जब उस समय रेडियो का बड़ा बोलबाला था भाई, आप आवाज़ें सुनते थे तो बड़ा वो फैसिनेट करते थे आपको लगता था कि भाई ये कमाल के लोग हैं, ये कैसी नौकरी है जिसमें आप गाना सुना रहे हैं, है ना। इसमें आपने कभी सोचा कि इस डब्बे के अंदर कोई आदमी बैठा होगा? हाँ ऐसा हाँ, कुछ? बचपन में ये बहुत होता था कि आखिर इसके अंदर मैं कैसे। तो अच्छा, हमारी बहनें वो हमसे बड़ी हुआ कर, तो उसमें एक बहन जो है हमारी, वो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो नया नया ट्रांजिस्टर आया था हमारे घर में, हम जैसे ही उसको हाथ लगाने की कोशिश करें तो ये डपट दिया करें, बोले नहीं इसको छूना नहीं, खराब हो जाएगा। उन दिनों ना लगभग हर घर में ऐसा था, कलम मत छूइए, ये मत छुओ, वो मत छुओ, खराब हो जाएगा। आजकल तो बच्चे बस पैदा होते हैं, हाँ, मोबाइल हाथ में आ जाता है उनके। बहरहाल, तो उन दिनों उर्दू सर्विस, BBC, सिलोन और विविध भारती, ये बाकायदा हम लोग सुनते थे, खूब सुना करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके अवचेतन में वो तमाम आवाज़ें घर करती चली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाती हैं कि आपको भी शायद ऐसे ही कुछ करना है दुनिया में। तो मुझे भी वो कुछ आवाज़ें अच्छी लगती थी। फिर हमें लगा कि पता किया जाए, तो पता करने गए तो किसी ने कहा कि बहुत कठिन है डगरपन घटकी। उन्होंने कहा कि साहब इतना आसान भी नहीं है। लेकिन किसी और साथी ने हमारे बड़ी हौसला अफजाई की और फिर ऑडिशन हुआ, हम पास हो गए। तो ऑडिशन में पास हो गए तो फिर कॉम्पियर हो गए, फिर अनाउंसमेंट भी करने लग गए और फिर उसका ऐसा रंग और ऐसा नशा चढ़ा कि फिर ड्यूटीज तो हमको 6 मिलती थी, बल्कि ये कहिए कि 10-15 दिन 20 दिन जैसे हमारे लिए वही तीर्थ हो जाता है। और फिर जब वहाँ एक पोस्ट निकली, हम लोग बाहर नाटक करने गए थे, अमरू का कुर्ता मुझे याद है, पूर्वा एक जगह, और अगले दिन हमारा एग्जाम था, कोई तैयारी नहीं थी और हमको लगता था कि एक पोस्ट है कैसे, क्योंकि एक हमारे परिचित थे और वो वहीं थे, उनके बेटे जो थे उन्होंने भी अप्लाई किया था, तो थोड़ी सी मन में शंका थी।
लेकिन साहब वो ऑडिशन हुआ और सब चीज़ें हो गई। बाद में पता चला कि मेरिट में 600 लोगों ने अप्लाई किया था, एक पोस्ट थी और 7 महीने हमारा रिजल्ट जो था हमें बताया नहीं गया। फिर अचानक पता चला तो सीधी बात है कि 9वें हो गया था। क्या बात है, आसमान के 9वें स्तर पे थे हम। इस मोड़ पे हम सुन लेते हैं एक और गीत। मुझे जैसे कैफी साहब का इसके पहले हमने गाना सुनवाया, मदन मोहन साहब बहुत पसंद है, हेमंत दा मुझे बहुत पसंद है। हमने सुना है कि हेमंत दा का गाना भी आप किसी जमाने में हमने ये सब भी बदमाशियां बहुत की हैं और कॉलेज में गाते थे। और हमारी जो पूरी क्लास थी उसमें कोई तो किशोर कुमार की और कोई मुकेश की आवाज़ में गाए, मतलब वो गवैयों की और संगीतकारों की क्लास थी। खाली तो ढोलक वोलक कुछ तबला होता नहीं था, तो टेबल ही बजाया करते थे। तो वहीं से संगीत के प्रति भी प्रेम। जी, संगीत तो वैसे भी चूंकि लगातार और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था राजश्री जी, हम सब इस संगीत को, इस अमृत को पीते हुए, इसको सुनते हुए बड़े हुए। मैं एक बात कह दूं? जी जरूर। भाई मैं खुद एक सेलिब्रिटी के साथ में बैठा हूं और आपने तो कम, ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड बनाए हैं और क्या खूबसूरत पेशकश है। ऐसा कुछ भी नहीं है कमल जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूं और रेनबो के इस प्रोग्राम में हम भी आपको सुनते रहे। तो इसलिए इसमें तो कंजूसी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये आपका बड़प्पन है और आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। छाया गीत एक प्रोग्राम आता था विविध भारती मुंबई से, और मतलब मैं अगर अपनी बात करूं सिर्फ अपनी, तो उसको सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और विविध भारती के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते थे। आज जब मुझे पता चला कि जी मुझे कमल शर्मा जी को इंटरव्यू करना है, मैं बहुत खुश हुई कि आज उनसे रूबरू होती हूँ और उनसे बहुत सारी बातें पूरे सफर के बारे में आपसे करूंगी। फिर आप आकाशवाणी रायपुर में उद्घोषक के पद पर कार्यरत हो गए। 1983 की बात है ये। तो फिर मुंबई कैसे जाना हुआ? मैं चूंकि प्रोग्राम करता था और वॉइसिंग भी, अब चूंकि अनाउंसर हैं, कॉम्पियर हैं, तो हमारे 2-3 जो एक उसमें डायरेक्टर थे मिस्टर यशवंत तुकाराम खरात, तो वो डायरेक्टर सेल्स थे मुंबई में। वो हर बार मुझे कहें कि जैसे सुने कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद में एक और हमारे स्टेशन डायरेक्टर आए जो पहले फिल्म्स डिवीजन में थे, तो उन्होंने कहा कि कमल जी आपको यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ कोशिश करिए। अच्छा, मैं बड़ी कंफर्ट जोन में था, किंग की तरह हमारा पूरा काम था, कोई नहीं, और बहुत थिएटर करते थे, घर वहीं, और बड़ा मजा था, जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। उन दिनों तो बहुत सारे लिसनर्स आकाशवाणी के गेट के बाहर भी आ जाते थे देखने के लिए, मिलने के लिए, ये मुझे पता है। मैंने तो मतलब बसें भर भर के आती थी और उनमें झगड़ा होता था, वो कागज फाड़ फाड़ के आते थे। अच्छा, हम वैसी शर्म में डूबे जाए, बड़ा खराब लगे, संकोच भी होता था कई बार, वो ऐसे घेर लिया करें। और उसके बाद में तो हमारे जो पुराने सीनियर्स थे उनको लगता भी था कि इसने कौन सी, मतलब ऐसा काम कर लिया है। हाँ। लेकिन वो आते थे, वो उससे पता चलता था कि आपके चाहने वालों की संख्या कितनी है। वो जो युवाणी ने, रेडियो ने हमें बहुत दिया है, आकाशवाणी। आपको लगता है ऐसा कि विविध भारती एक नेशनल नेटवर्क था हमारा, और विविध भारती के प्रसारण बाकी स्टेशन सभी रिले करते थे? थोड़ी सी मैं उत्सुक इस बात को जानने के लिए कि हमारे और भी कई स्टेशंस पे उद्घोषक हैं। अगर आप रायपुर में ही रह जाते और मुंबई नहीं जाते, तो कमल शर्मा जो आज इतना चिर परिचित नाम है आवाज की दुनिया का, अपने प्रेजेंटेशन, अपनी आवाज, अपने प्रोग्राम्स, अपने कार्यक्रमों की वजह से वो इतना बड़ा नाम हो पाता? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें जो पहचान मिली है वो आकाशवाणी से, और आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय चैनल मनोरंजन सेवा जो है विविध भारती, उसके जरिए न केवल लोगों तक पहुंचने का मौका मिला, बल्कि उसके जरिए कला के क्षेत्र के जो बड़े नाम हैं उनसे मिलने का मौका मिला। तो उसमें तो ये सौभाग्य जो मिला, उसका श्रेय पूरी तरह से आकाशवाणी को जाता है। और राष्ट्रीय जी, ये सेवा आपको कहीं ना कहीं विशिष्ट भी बनाती है। हम भाषा के संस्कार तो यहाँ सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। लोगों से कैसे मिलना है, आपको ये व्यवहार कुशल होना सिखाता है, आपको तमाम तरह के जिंदगी के मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपको मिलना है, उनसे इंटरव्यू करना है। तो एक तो ये है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हम लोग ने भी सीखा और डांट भी खाई, ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार चलता है ऐसा वाला, ये भी अंदाज है। लेकिन हमारे ज़माने में ये चलता नहीं था कुछ भी, बड़ी डांट खाई। और उसने कमल शर्मा को गढ़ने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल, मैं यकीनी तौर पे इस बात को मान सकती हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी बात से बहुत परेशान हैं, बहुत उलझन है, और जब माइक्रोफोन पे गए तो वो सारी बातें कहीं गुम हो गई और फिर वही चहकता हुआ सा, मुस्कुराता हुआ, मोहब्बत के साथ अपने श्रोताओं से मुखातिब हो गया कमल शर्मा? ऐसा तो बहुत बार हुआ। और राशि जी, ये आपने भी सीखा। ब्रॉडकास्टिंग में हमको ये सिखाया जाता है कि जैसे हम स्टूडियो के दरवाजे पर आते हैं, उस चौखट को जैसे ही लांघते हैं तो अपनी सारी परेशानियां, अपनी निजी जितनी भी चिंताएं हैं, उनको दरवाजे के पहले ही हमको छोड़ना पड़ता है। और उससे हमारे श्रोता को क्या लेना देना, उसको तो आपकी मुस्कुराहट से, आपकी आवाज़ से लेना देना है। और आपकी एक मुस्कुराहट से, आपके कुछ शब्दों से उसका जीवन बदल जाता है, उसको नई ऊर्जा मिलती है। तो यही हम लोगों ने भी सीखा। भाई है तो इंसान भी, कलाकार हैं तो बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें छू जाती हैं। कई बार बड़ा मूड आपका ख़राब होता है, लेकिन आपको ठीक अचानक कोई कहता है कि चलिए आपको इंटरव्यू करना है, तब वही आपकी चुनौती है। और अगर आपने उस चुनौती को पार कर लिया है, उसमें कामयाब हो गए हैं, तो आपकी नौकरी भी सार्थक है, आपका काम भी सार्थक है, आपकी मेहनत भी सार्थक है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने कार्यक्रमों के दौरान आप बहुत सारे सेलेब्स से मिले होंगे, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है रेनबो सेलेब्स। तो मैं चाहूंगी कि अपने उन अनुभवों को आप हमारे साथ साझा करें। किनसे कब कैसे बात करने का मौका मिला, आपने कैसी तैयारी की, क्या आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट हुई कोई ऐसे प्रश्न उनसे पूछने में, और अगर आपने पूछा तो उनका उत्तर कैसा था? ये सब कुछ से जरूर आप गुजरे हैं और वो ही हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मुंबई आकर के लता जी से मिलना, उनके चरणों में बैठना, ये एक तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट उपलब्धि थी। उपलब्धि है। आशा जी से बात करने का मौका मिला। और इसके अलावा जो है B.R. चोपड़ा साहब, वहीदा रहमान हैं, धर्मेंद्र हैं, माधुरी दीक्षित हैं, और बहुत बड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी, O.P. नैयर साहब हैं, नौशाद जी हैं, सरदार मलिक हैं। ये तो इसका क्रेडिट तो विविध भारती को जाता है। ये जरूर है कि जब मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू करने गया तो उनकी पर्सनैलिटी नहीं, पर्सनैलिटा है वो। तो उनके सामने जब हम गए तो बड़ा वो, क्योंकि बड़े धीर गंभीर, क्या खूबसूरत आवाज है और क्या लिखते हैं। अंदर ही अंदर एक रोमांच भी हो रहा था कि मैं ऐसी शख्सियत को आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और डर भी था कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उन्होंने इतना एटीज कर दिया, बड़े खुश मिजाज लगे वो तो, और बड़े अच्छे से वो इंटरव्यू हो गया। फिर मुझे याद है कि वहीदा जी एक बार बैठी हैं और उनको परेशानी थी, तो मैंने कहा आप आई अपनी मर्जी से, जाएंगी हमारी मर्जी से। हम तो लड़िया भी लेते थे, और उस लड़ियाने में कई बार बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी अधिकार समझ करके, और वो भी बड़ा कोऑपरेट करते थे। और O.P. नैयर साहब का तो मुझे याद है वो हमको बेटे की तरह मानते थे। और मुझे याद है कि विजेता पंडित, उन्होंने कहा कि कमल जी मैं आपका छाया गीत सुनती हूँ, और एक बार उन्होंने कहा कि कौन से दिन आएगा, तो शायद चेंज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे लड़ूंगी। आपने मुझे बताया नहीं कि आपका ये छाया गीत का दिन बदल गया है। और फिर सुलक्षणा पंडित जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा कि कमल जी मैं आपको बता नहीं सकती क्या एहसास है, हम लोग रेडियो खूब सुनते हैं, और हमारे जैसे फिल्म कलाकारों को रेडियो ने शोहरत की ऊंचाइयों पर भी पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसे कई लोग इस तरह की रिएक्शन देते थे। और कभी किसी से आपने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये पोर्शन को एडिट कर देना और इसको मत एयर होने देना, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? खयाम साहब और ये अपने सरदार मलिक साहब, देखिए तो आपने क्या उसको एडिट कर दिया था उनके कहने पे? मैंने एडिट किया उसको, और वो उसका कारण है कि वो आप पर कोई विश्वास करके आपको एक जानकारी देता है, और कई बार कोई जानकारी ऐसी होती है कि उससे किसी दूसरे को चोट पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और हम लोगों ने तो हमेशा रेडियो में यही सीखा है कि इस तरह की चीज़ों का, मर्यादा का हमको बड़ा ध्यान में रखना। लेकिन एक बात तो है कि जब आप बातचीत कर रहे होंगे उनसे, तो आपने उनको इतना कंफर्टेबल कर दिया होगा कि वो भी बिल्कुल बगैर किसी, जिससे कहते हैं कि रिलैक्टेंस की, उन्होंने अपनी सारी बातें आपके साथ तो जैसे आपने मुझे कर दिया है ऐसे ही तो है। तो ये हुनर आप में भी है। उसका कारण ये कि मैं मानता हूँ कि इन सब लोगों ने हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां बांटी हैं, इतनी खुशियां दी हैं, तो मुझे लगता है कि इनको दुलार की जरूरत है, इनको भी पैम्परिंग की जरूरत है। और हम अपने आर्टिस्टों को इतना पैम्पर कर देते हैं, मुझे लगता है कि वो आए, उन्होंने मेहरबानी की। तो जब आप बहुत उनको एट ईज कर देते हैं तो वो भी
आपके साथ खुलते हैं और फिर वो बातें आपको कई बार खुल के आती हैं आपके सामने जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती है। तो बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू हो जाता है वो। और हमने भी यही सीखा और इसी तरह से इंटरव्यू किया। मैं इंटरव्यू से ज़्यादा बातचीत में बिलीव करता हूँ राजश्री जी, क्योंकि बातचीत थोड़ी सी इनफॉर्मल सी होती है। इंटरव्यू में ये होता है कि सामने वाला जवाब दे रहा है, आपकी निगाह अपने अगले सवाल पर है, उसकी चिंता पड़ी हुई है। तो कई बार ये होता है कि अपने अगले सवाल के चक्कर में हम वो क्या बोल रहा है उसको सुन नहीं पाते हैं। ये भी होता है। तो मैं अक्सर ये जो वो बात कर रहे हैं और उनकी बात से ही अगला सवाल हमको मिल जाता था। तो ये सिलसिला इस तरह से बहुत अच्छा हो जाता था। कोई ऐसी याद जिससे मैं बिल्कुल कहूँ कि आपके पूरे रेडियो के दौरान, नौकरी के दौरान आप इतने सारे लोगों से मिले, तो कुछ ज़रूर ऐसा वाक़या हुआ होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसे आप कभी जब बैठते हैं दोस्तों के बीच या ऐसे तो उसे याद करते हैं और सोचते होंगे कि भाई ऐसा भी हुआ, यू नो। राशि जी, सबके साथ होता है, आपके साथ में भी ऐसे अनुभव हुए होंगे। विविध भारती में जब मैं काम कर रहा था तो एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसका नाम है त्रिवेणी। तो वो बड़ा सुबह कार्यक्रम प्रसारित होता था और उसमें बड़े हम पॉजिटिव किस्म की बातें करते हैं ताकि लोगों की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से हो, सकारात्मक सोच के साथ में हो। तो उस दिन मेरा एक प्रोग्राम जो था वो जिंदगी के संघर्ष पर गया था। कुछ मतलब साल के बाद में किसी महिला ने फ़ोन किया, हमारे दोस्त हैं अशोक सोनावर ने वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये जो महिला हैं इन्होंने फ़ोन किया कि मैं कमल जी से बात करनी चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो बिज़ी हैं, नहीं बोले आज तो मुझे बात करनी ही है। खैर साहब, मैं गया स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि कमल जी मैं अगर आज जिंदा हूँ तो आपके प्रोग्राम की वजह से। मैं सुसाइड करना चाह रही थी, उस समय आपका प्रोग्राम आ रहा था त्रिवेणी। आज मेरे 2 बेटे हैं, जवान हो चुके हैं और उस प्रोग्राम ने मुझे बचाया, जिंदगी से लड़ना सिखाया। एक तो ये बात है। फिर मुझे याद है कि जब हम लोग हेलो फरमाइश प्रोग्राम करते थे तो आपको मालूम है उन दिनों तो इनकमिंग के भी बड़े पैसे लगते थे। तो एक लेडी हैं, वो हांगकांग में रहती थी, डॉली बादवानी। उनकी सहेली थी बांद्रा में, वो उसको कैसेट पे रिकॉर्ड करती थी। वो टेप कुरियर से हांगकांग जाता था और वहाँ से वो उस टेप को, कैसेट को, मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लंदन में उनकी एक सहेली थी जिसको कैंसर हो गया था। तो वो उस प्रोग्राम को सुनने के लिए तो इतना जद्दोजहद ये लोग करते थे, उसके लिए स्पेशली ये कैसेट भेजते थे। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको याद होगा कि उन दिनों बड़ी महंगी कॉल हुआ करती थी, इनकमिंग भी आती थी ना। तो अच्छा, हम जैसे बोले कि हेलो फरमाइश, तो उसके बाद वहाँ से आए कि साहब ये गाना सुनना, वो गाना सुनना, ऐसा है। तो हम थोड़ा सोचते थे कि ये बातचीत हो जाए तो प्रोग्राम में रंग आए, थोड़ी सी फिरकी भी लिया करते थे। तो मुझे याद है कि वो बरेली से किसी ने फ़ोन किया और ऐसे गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था और उन दिनों लोग पीसीओ से फ़ोन करते थे और उनकी निगाह जो है वो मीटर पे होती थी, किस रफ्तार से चल रहा है, कितने पैसे हो गए। तो वो क्या है, जितना ब्रीफ हो सके उतने में निपटाने की कोशिश करते थे। तो मैंने कहा हेलो फरमाइश, तो उन्होंने कहा कि बशीर खां बोल ले आओ। तो वो पूरी यूपी की उस खास अंदाज में। तो मैंने कहा और बशीर खां साहब क्या हाल चाल है, और ये सब। अरे आप तो बस गाना सुनवा दीजिए कमल जी, बस हमने तो फ़ोन किया। मैंने कहा नहीं तो भी तो हालचाल तो बताइए। हालचाल, ऊपर सूरज तप रही है, नीचे मीटर चल रहा है। तो ये हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग फ्लेवर के आपको उस तरह की कॉल्स आती थी, उसका एक अलग मजा था। लेकिन चूंकि आपका भी फौज के साथ एक रिश्ता है राष्ट्रीय जी, मैंने जब एक प्रोग्राम हेलो कारगिल किया तब मुझे लगा कि मेरी नौकरी सफल हुई, मेरी नौकरी सार्थक हुई। आज भी मैं जब बोलता हूँ तो उसको याद करता हूँ, मेरा गला भर आता है। मुझे कैप्टन बत्रा से बात करने का मौका मिला, कैप्टन कालिया से मेरे को बात करने का मौका मिला था। उस समय पूरे देश के कोने कोने से लोग, फौजियों के यहाँ से टेलीफोन कॉल्स आती थी, उनके ऑफिसर्स, जाने कौन कौन। और मुझे याद है कि जयपुर से एक कॉल आई और मैं बात कर रहा हूँ तो कोई छोड़ ही नहीं रहा है। और सैनिक बोल रहे हैं कि मैंने कहा आप बताइए। बोले सर जी बस मेरे तो हाथ कट गया है, हाथ में गोली लगी थी। उसने फिर फोन रखा तो फिर दूसरे ने फोन ले लिया, फिर तीसरे ने ले लिया। और मैंने कहा कि अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कमल जी आपसे बात हो गई, हम फिर से लड़ने चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि दुनिया में एसी रूम में बैठ करके किसी को प्रवचन देना देशभक्ति का बहुत आसान है, और हम तो बड़ी आराम की नौकरी कर रहे थे, माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर के उन लोगों को हम क्या देशभक्ति सिखाएंगे जो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। उस दिन मुझे लगा कि राशि जी मेरी नौकरी सार्थक हो गई। बहुत भावुक हो गए आप, और आपके साथ मैं भी भावुक हो गई। और सच है ये बात कि जब उन लोगों से आप बातें करते होंगे तो कितने संयम के साथ, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं उन चीज़ों को जो वो वहाँ से कह रहे हैं। जैसा अभी हमने अपने इस प्रोग्राम में कहा था कि हम सब बड़े हुए हैं इन लोगों को सुनते हुए, और बहुत सारे प्रोग्राम होते थे कमल जी उस समय जिसमें नाम नहीं लिया जाता था, छाया गीत। ये प्रोग्राम्स रात में आते थे,
सारे काम से आप फुर्सत होके रात में जब सोने जा रहे हैं और उस वक्त वो प्रोग्राम के जो फ्लेवर्स होते थे ना, रात के वक्त पूरा शांत सन्नाटा है और आप उन आवाजों को सुन रहे हो, वो बातें ऐसी होती थी कि जिसे कहे इंसान की सब कुछ भुला दे, एकदम जैसे सुकून मिल जाए। आवाजें वैसी, प्रोग्राम्स वैसे, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना। हम तो मुंबई में प्रोग्राम करते थे, लेकिन बचपन जो है वो छतों पे बीता है। गर्मियों के समय बिस्तर लगा दिए जाते थे और वैसे में ना चांद को निहारते हुए, तारों को निहारते हुए, तो वो जो तारों भरी रात जो है, या कहीं आप सोचिए कि कई बार मैं ओबी पे गया हूँ, जंगल के बीच से हमारी गाड़ी गुजर रही है, सन्नाटा है, तो वो सारी चीजें जब मैं लिखता था ना, तो वो मेरे जहन के सामने से मुझे याद आने लगती थी, नजरों के सामने से वो चीजें आने लगती थी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप गाने के बोल, माहौल, पूरा एम्बियंस ऐसा होता था कि वो अपने आप ना वो शब्द आपकी कलम से उतरने लगते थे कागज पे। तो चूंकि स्क्रिप्ट भी हम ही को लिखनी पड़ती थी, तो मैं पहले गाने छाट लिया करता था, फिर उसके बाद में कोशिश करता था कि उन गानों के साथ में न्याय हो, कमेंट्री ऐसी हो। एक ही था, देखिए कि मुझे लगता था कि आप अगर अमृत बांटे तो फिर छक्के इसको इतना तृप्त कर दीजिए, उसको लगे कि मैंने आज कुछ सुना है। हमारे लिए तो नौकरी भी इबादत थी, हम छाया गीत भी करते थे, तो मतलब पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं एकदम के ये भी जाए तो हर प्रोग्राम माइलस्टोन हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ राष्ट्रीय जी, कि हमेशा जब भी माइक्रोफोन के सामने बैठते थे नर्वस रहते थे। अच्छा। हमेशा कि कहीं गलती ना हो जाए, और मुझे लगता है कि नर्वस होना अच्छी बात है, जो आपको ना सजग रखता है ना। वरना क्या होता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, और रेडियो हमको हमेशा सजग होना सिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रेडियो हमें सजग होना सिखाता है। वॉइसिंग, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, स्क्रिप्टिंग, इन सब पर बहुत काम किया होगा जी। जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इतने सुप्रसिद्ध उद्घोषक होने के नाते, इतने चाहे जाने वाले उद्घोषक होने के नाते, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आज का जो वक्त है बहुत बदल गया। इस वक्त हमारा एक रेडियो होता था, बहुत सारे चैनल्स हो गए, जहाँ पर मैं अगर कहूँ ये बात जो सच है कि बहुत सी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। आप भी अगर बाकी स्टेशन सुनते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनका फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो रेडियो की फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आवाज़ पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। अमूमन जिंदगी में हम जब बोलते हैं तो व्याकरण की अशुद्धियाँ होती हैं, फंबल करते हैं, हकला जाते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन माइक्रोफोन के सामने अगर आप आ रहे हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे नैरेटर बनना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में वॉइस देना चाहते हैं, अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं जिंगल्स वगैरह में या प्रोमोज में, वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज़ को साधना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं राष्ट्रीय जी, कि प्रोजेक्शन कैसा है, थ्रो कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और इसके अलावा एनर्जी का लेवल क्या है। फिर देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि अब तो सब कुछ सिनेमा डिजिटल हो गया है। एक ज़माने में आप सेल्यूलॉइड नेगेटिव होता था, उसके पीछे से लाइट पड़ती थी, और जो नेगेटिव पे है वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरा यह मानना कि आपकी आवाज़ जो है लाइट है, और जो स्क्रिप्ट है वो नेगेटिव है। आप अपनी आवाज़ की लाइट जैसी डालेंगे तो जो मूड है वैसे ही प्रोजेक्ट होगा। तो ये एक सिद्धांत हम समझ सकते हैं, इससे और आसानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 9 रसों की बात की गई है। आप भक्ति रस की बात करुण रस में नहीं कर सकते, करुण रस की बात वीर रस में नहीं कर सकते। तो रसों का आपको मालूम होना चाहिए, उनके बारे में उसका ज्ञान होना चाहिए। आपका टेक्स्ट क्या है, फिर मौका और दस्तूर क्या है। आप जैसे मैं तो ये देखता हूँ कि प्राइवेट जो एफएम की हम बात करें तो बहुत लाउड हैं, ज़रूर से ज़्यादा लाउड हैं। कई बार वो हंसी जो है, वो एक्साइटमेंट आपको बहुत बनावटी लगती है, ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो चलन है वो ज़्यादा मर्यादित है, सहज है, वो स्वीकार्य लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये आदमी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसी बोलता हुआ, ऐसी बिहेव करता है, हम बना करके नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि एक तो ये, फिर कई बार ये होता है कि जैसी बाजार की ज़रूरत है, डिमांड है, आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, साधिए। आजकल आपके पास में स्मार्टफोन्स आ गए हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करिए, फिर इरेज करिए, फिर रिकॉर्ड करिए, और अपनी आवाज़ के प्रति थोड़े से निर्मम रहिए। क्योंकि जिस दिन हमको अपनी आवाज़ से मोह हो जाता है तो उसके बाद में हमको लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ हमारी ही है। तो आप खुद अपने समीक्षक, क्रिटिक खुद हो सकते हैं,
और उसको पूरी निर्ममता से अपने आप को जांचिए, परखिए, और ये फिर तो कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। जी। कमल जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वही सोच रहा हूँ कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब आपके साथ कोई बहुत अच्छा बात करने वाला हो और आपको सुनने वाले अच्छे हों, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, रेडियो में ऐसी कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है आप उसमें खो जाते हैं, और ऐसी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आपको लिखने को मिल जाए तो आप उसके शब्दों में खो जाते हैं। फिलहाल हमारे श्रोता आपकी बातों में खोए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी। आपने हेमंत कुमार का जिक्र किया, आप बता रहे थे जब हम यहाँ स्टूडियो में आ रहे थे किसी लिरिसिस्ट के बारे में कि आप लोग बाहर जा रहे थे और वहाँ पे वो समंदर था और उस वक्त उन्होंने वो गाना लिखा, खोया खोया चांद खुला आसमान। ठीक कहा। हम लोग जब कॉरिडोर में थे तब इसका जिक्र चला था। मैं जिक्र कर रहा था राजश्री जी, गीतकार शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के माध्यम से बहुत अमृत बांटा है, और उनके गाने किसी बहुत दुखी हृदय को सांत्वना से भर देते हैं, है ना, और कभी खुशी से भर देते हैं। हर मूड के गाने लिखे। मुझे उनके सुपुत्र जो हैं दिनेश शंकर शैलेंद्र जी से बात करने का मौका मिला, और हमारा एक कार्यक्रम होता है संगीत सरिता, उसमें आशा जी आई थी और गुलजार साहब आए थे और राहुल देव बर्मन आए थे। अब ये तो आपस में एक दूसरे को वो जानता है पंचम, ऐसा हुआ, और गुलजार तुम्हें मालूम है ये तो ऐसे बात कर रहे हैं। अब चूंकि दोस्त थे तो हम तो ऐसी हिम्मत कर नहीं सकते, बड़ी बेअदबी हो जाएगी। उन्होंने भी मतलब पंचम जी ने उस प्रोग्राम में इस गाने का जिक्र किया था, और इसी गाने का जिक्र चूंकि शैलेंद्र जी के बेटे ने किया तो मैं ये अनुभव जरूर बांटना चाहूंगा। और वो इसलिए कि क्या कमाल लोग थे लिखने वाले, जैसे गाने वाले, जैसे लिखने वाले वैसे संगीतकार थे। क्या हुआ कि सजीत ने बर्मन साहब ने अपने बेटे पंचम से कहा, राहुल देव बर्मन साहब से, कि पंचम जाओ वो गाना लेकर के आओ शैलेंद्र जी से। तो इनको गाना लेना था और ये गए तो पता चला कि शंकर जयकिशन के यहाँ वो बैठे हुए हैं। आजकल के जो संगीतकार हैं दूसरे को अलाउ ना करें अपनी सिटिंग रूम में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पंचम बैठ, हमने ये ट्यून बनाई है, वो ट्यून बनाई, सुन। और उसके बाद में तो कहते जब मीटिंग रात को 10 बजे ख़त्म हुई तो उसके बाद शैलेंद्र जी ने कहा कि चलो मेरे साथ। तो कहते मुझे जुहू ले गए, जुहू बीच पर। उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो, रिदम बजाओ। तो उन्होंने माचिस पे रिदम बजाई। तो ये बड़े गौर से, पूरे चांद की रात थी और पूरे गौर से चांद को देखते रहे। उसके बाद में पास कागज नहीं था तो उन्होंने पन्नी निकाली और उसमें मुखड़ा लिखा। वो मुखड़ा था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इन गानों ने हमारी बड़ी नींद खराब की है, बड़ी नींद चुराई है ना। लेकिन इन गानों ने हमारी नींदों को दुलारा भी है, हमारे सपनों में रंग भरे हैं। इन गानों ने हमें मोहब्बत करनी सिखाई, इन गानों ने हमें जीने का अंदाज सिखाया। और ये कितने बड़े कवि थे, साधारण शब्दों में असाधारण बात कहने वाले। तो मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इन्हीं का लिखा एक गाना है, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म आशिक का गाना है शायद। गाने के बोल हैं, तुम जो हमारे मीत ना होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। तो जैसे एक गीतकार अपने सुनने वालों से कह रहा है, एक संगीतकार अपने सुनने वालों से कह रहा है, और एक गायक कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो ये गीत हमारे गीत नहीं होते। और ऐसे ही हम अनाउंसर के लिए भी तो यही बात है, हम अनाउंसर के साथ भी यही बात है। लेकिन आपको आपके जीवन में आपका मीत कब मिला? आपको कब लगा कि इन गीतों ने आपकी नींदें चुरा ली हैं? आपने कहा ये गीत हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं, ये गीत हमारी आंखों की नींद उड़ा देते हैं, है ना? हाँ, तो ये बात तो है कि नींद उड़ाने वाली ही बात थी। आपको पहली जब किसी से मोहब्बत हो जाए, ये हमारी भाई शादी जो थी लव कम अरेंज मैरिज थी जी। और आपकी भाभी कहूँ, वो भी वहीं पटना के हैं। ये रेडियो में हमारे साथ में कॉम्पेयर हुआ करती थी। अब वो कब वो कहानी शुरू हो गई पता नहीं है, लेकिन बस हाँ शुरू हो गई और वो मुकम्मल भी हो गई। ऐसा है। बहुत सुंदर, यानी कि आपके सुरों में सुर मिलाया होगा उन्होंने। हाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी हैं। और भाई मैंने जो ये रास्ता तय किया उसमें हमारी संगिनी का बहुत आता है। एक तो संगिनी नौकरी रही, कविता भी संगिनी रही, और एक तो वो संगिनी है। तो आपने कई बार हमारी बातचीत के दरमियान ये बात हुई कि आप लिखते रहे हैं जी। तो बस अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाए। यही सबसे मुश्किल परीक्षा है। क्या? तो क्या है ना, वो हम लोग अपने कॉलेज के दिनों में एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ करता था, केमिस्ट्री हिस्ट्री दोनों बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। अब तो ऐसा कि हमारी यादों से ये कविताएं भी भाई लिखते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो अब एक
कविता मुझे याद है, मैंने बहुत पहले लिखी थी, पूरी तो नहीं सुना सकता, लेकिन याद है उतना सुना दीजिए। जब जब उनके मन में सैरों के विचार फूटते, जंगल चौकन्ने होने लगते, जंगल की फुसफुसाहट से चौकन्नी होने लगती जुगनू बस्तियां। जंगल पहुंचते ही उन्होंने अपने चेहरे उतारे, उन्होंने अपनी भाषा उतारी और जंगल वालों को जंगली कहते हुए अंधेरे में गुम हो गए। बहुत सारी कविताएं तो लिखी हैं, कुछ जैसे वहां पे एक कविता, माँ से मेरा बहुत चूंकि अटैचमेंट था, तो मैंने ये लिखा कि जब जब माँ लौटती है सन 50 में, माँ की आंखें मानसून हो जाती हैं। उसमें यह था कि गेहूं बीनते हुए उछलते हैं किस्से सूपे पर, जब सर्दियों को लपेटने के लिए माँ बुनती है झबरेली बाहें, सलाइयों पर फिसल रहे होते हैं किस्से, और किस्सा कहते कहते एक दिन माँ भी हो जाएगी किस्सा। कई बार हमारी बातचीत में आप भावुक हुए, इससे इस बात का अंदाजा तो हो ही गया हमें कमल जी कि आपके कार्यक्रम और कैसे होते होंगे, और मतलब लोगों के दिलों में आप आवाज बन के धड़कते रहे होंगे। यूं ही कोई नहीं जगह बना लेता किसी के दिल में। रशीद जी चूंकि फौजियों के लिए ना, वो मेरे लिए असली हीरो है। तो मैं एक प्रोग्राम करता था, उसका नाम था जयमाला संदेश। कारगिल की जब लड़ाई बंद हो गई तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि कमल जी कोई और प्रोग्राम आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और फौजियों के बीच में है। तो मैंने कहा कि अब चूंकि कॉल्स आना बंद हो गई हैं तो हम उनकी चिट्ठियों पर बेस करते हैं, लेकिन चिट्ठियों के लिए जयमाला कार्यक्रम था ही, हम जयमाला संदेश कर रहे हैं, तो इसमें उनके घर वाले हमें चिट्ठियां लिखेंगे। संडे को मैं वो प्रोग्राम करता था, और राष्ट्रीय जी चूंकि बहुत सेंसिटिव हैं, अब संवेदनशील ज़्यादा ही है कुछ, तो हर बार वो गला रुंध जाया करे और मुझे बार बार फेडर ऑफ करना पड़ता था। आप सोचिए ना कि एक छोटी बच्ची लिख रही है अपने कि पापा मुझे साइकिल नहीं चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बस आप आ जाना। वो जो जिन लोगों को पता है कि घर क्या होता है, जिनको ये पता है कि रिश्ते क्या होते हैं, और वो लोग जो हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वो लोग जो अपने परिवारों से, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अकेले खड़े हैं, संग लेकर के, बंदूक लेकर के खड़े हैं, और सामने सिर्फ विराट सन्नाटा है, शून्यता है, कुछ नहीं है, और सिर्फ कर्तव्य है, वहां कोई बात करने वाला नहीं है। और ऐसे में आप जब ऐसे लोगों के लिए कभी आपको मिलता है ना कार्यक्रम करने का मौका, तो मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा इनाम, सारी जो आप अलंकरण कह लीजिए, सारे जो महत्वपूर्ण इनाम है, उनसे बड़ा इनाम ही नहीं है, उस तृप्ति से बड़ा इनाम। तो मैं जितनी बार वो प्रोग्राम करता था ना, हर बार यही होता था कि वो निकलते समय मेरी आंखें भीगी होती थी, गला रुंधा होता था। हालांकि वो एक प्रोफेशनल के हिसाब से बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आप जिन लोगों से बात कर पाए हैं कारगिल के दौरान या इस तरह के प्रोग्राम्स में, वहाँ तो भावुकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा राजश्री जी। मेरा तो ये मानना है कि आप एक पेड़ से भी बात कर सकते हैं, एक गिलहरी से, एक तितली से। और रोमांस करना तो आदमी पहले अपने आप से रोमांस करना सीखे, फिर मौसम से करना सीखेगा। वो तमाम लोग जो बोलते नहीं हैं, अगर हम उनकी आवाज सुन लेते हैं, उस खामोशी की आवाज सुन लेते हैं, तो फिर तो और आपको हम इंसानियत के करीब है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं आप, इतने लंबे वर्ष जो आपने अपनी नौकरी में बिताए, और आज भी लोग कमल शर्मा को याद करते हैं। मुझे लगा कि देखिए ये तो बहुत बड़ा इनाम है। ऐसा लगा कि कुछ शायद अच्छा किया है, जिसका परिणाम आशीर्वाद के रूप में, स्नेह के रूप में हमें मिला है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे दोबारा अगर कोई कहे कि क्या करना चाहोगे, तो मैं यही काम करना चाहूँगा, फिर से उन्हीं तमाम सुनने वालों से। क्योंकि ये जो स्टूडियो के फेदर्स हैं, ये माइक्रोफोन है, इसके साथ में आपका एक रिश्ता बन जाता है। स्टूडियो की एक अलग तरह की खुशबू है। जितने भी कलाकार आते हैं कहते हैं आकाशवाणी के हर स्टूडियो की एक खास खुशबू है, पॉलिश की स्मेल आती है। वो जो है ये स्टूडियो, हम और भी फिल्मों के स्टूडियो में गए हैं तमाम तरह के, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज की बात ही अलग है। तो जब आप उन गलियारों से गुजरते हैं तो उन गलियारों में आपको कभी कभी यादों की पदचार भी सुनाई देगी, जाने वहां से कितनी हस्तियां गुजरी हैं, उनके कदम वहां पड़े हैं। तो आप जब इन गलियारों से गुजरते हैं तो इतिहास से होके गुजरते हैं। और मैंने इस स्टूडियो के इस हैंडल को हाथ लगाया तो जाने इसको कितने लोगों ने पकड़ा होगा। मैंने इस बहाने इतिहास को छू लिया है। क्या बात है, क्या बात है। ये सारी बातें आपकी रचनाओं में, जो भी आपने कुछ पंक्तियां सुनाई, आपकी बातों में, वो सब कुछ झलकता है कमल जी। मुझे आपसे मिलके पर्सनली और बात करके ऐसा लगा, समझ में आ गया कि क्यों लोग आपको चाहते हैं इतना। आप दिलों को छूते हैं, पता है। आप उनके
मुझे लगता है कि कोई बहुत परेशान रहा होगा, आपने एक घटना भी हमारे साथ शेयर की कि उस महिला ने आपके प्रोग्राम को सुना, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम था, जहां आप जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए और संघर्षों को आत्मसात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चाहा लोगों ने, और ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक उद्घोषक के लिए इससे ज्यादा उपलब्धि क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काश हम और बात कर पाते, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब और आगे हम अपनी बात नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल समझता हूं। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल और राजश्री जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को मेरा बहुत धन्यवाद, और वो तमाम श्रोता जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, अब राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।